चलिए देखिएगा, बढ़िया शानदार टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको। ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफॉर्म करता है वो ट्रांसफार्मर है। ठीक, इट इज द डिवाइस दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है। द डिवाइस विच कैन ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर। दो टाइप द ट्रांसफॉर्मर। एक वो जो इंक्रीज करता है तो स्टेप अप, दूसरा वो जो डिक्रीज करता है स्टेप डाउन। मैंने बोला ना दो टाइप के ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप दूसरा क्या स्टेप डाउन। व्हाट इज द ट्रांसफार्मर? द डिवाइस दैट कैन ट्रांसफॉर्म द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वो डिवाइस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है ट्रांसफार्मर कहलाती है। ठीक है, दो टाइप की, एक स्टेप अप और दूसरा क्या स्टेप डाउन। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? स्टेप अप किसको बोलते हैं? दैट ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड द ट्रांसफार्मर कैन डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बात को समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको बड़ा गंभीरता से। मान लीजिए मैं कोई पीएचडी टीचर हूं, है ना। कौन हूं मैं? पीएचडी। कौन सा हूं टीचर? पीएचडी टीचर हूं। लेकिन मैं पीएचडी स्कॉलर्स को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। तो जब कोई इससे मिलेगा कि यार भाई कौन पढ़ाने आता है, इसने कहा पंकज सर आते हैं, ये जो पूछने वाला है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा कि पंकज सर मिडिल क्लास को पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई 10वीं 12वीं कॉलेज का टीचर है या कॉलेज तक पढ़ा हुआ टीचर है, क्योंकि मैं 8th क्लास को पढ़ा रहा हूं। वहीं पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं 12th में पढ़ रहा हूं या हाल में ही अप्रैल में पास होके आया हूं, 12th पास। ठीक है, और फिर मैं पढ़ा रहा हूं बीएससी वालों को। तो इसके पास एक जन गए, बोले क्यों तुम्हें कौन पढ़ाने आया था? बोले पंकज सर आ रहे। तो इसके दिमाग में क्या आएगा कि पंकज सर कोई पीएचडी टीचर है, मतलब ही कोई डॉक्टरेट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, है ना, फिलोसफर है, इतनी बड़ी डिग्री होल्डर है। तो डिपेंड करता है इंपैक्ट पे। अगर आप बड़ी डिवाइस भी या ज्यादा इनपुट भी किसको दोगे, छोटी डिवाइस को दोगे, तो वो छोटा ही काम करेगी। अगर छोटा काम करेगी, आउटपुट छोटा होगा, तो इंपैक्ट भी छोटा होगा, भले आप बड़े हो इनपुट ज्यादा दे रहे थे। लेकिन अगर आप अपना इनपुट किसी बड़ी डिवाइस को दोगे, उसमें बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे मतलब लगभग कह सकते हैं बड़ा आउटपुट मिलेगा। बड़ा आउटपुट मिलेगा तो आपका इंपैक्ट भी बड़ा होगा। ट्रांसफार्मर उसी पे काम करता है। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल, मैंने डिस्कशन लिख दिया क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। समझिएगा बात को, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब बनता कैसे है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन दो टाइप का बनता है, एक तो कोर टाइप और दूसरा बनता है सेल टाइप। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये लैमिनेटेड कोर्स है। मुझे लैमिनेटेड क्यों बोलना पड़ा मालूम है आपको? मुझे लैमिनेटेड क्यों बोलना पड़ा? हाँ, लॉस बचाने के लिए मैंने इधर पे वायर बाउंड कर रखी है, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर।
1 2 3 4 5 6 इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड कर रखी है। ठीक है, हालांकि यहां तो मिक्सअप हो गए, लेकिन समझ जाओगे आप, बड़े बड़े बना दिए हमने। इसको बोलते हैं कोर टाइप, उसको बोलते हैं सेल टाइप। मटेरियल इसमें भी है, मटेरियल इसमें भी है। ठीक है, इसमें चारों तरफ भरा है, सिर्फ बीच में खाली है। कहां खाली है? बीच में, इस पे बाउंड किया गया है। इसमें पूरा बीच खाली है, इतने बस में भरा है, ऐसा। ठीक है, तो ये कोर टाइप है और ये क्या है? सेल टाइप। सारा का सारा वायर कहां बाउंड है? बीच में बाउंड है। ठीक है, पहली चीज डिवाइस का नाम, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा कंस्ट्रक्शन। कोर टाइप और सेल टाइप, हालांकि अब कोर टाइप सेल टाइप में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। जहां पे दोनों कॉइल अलग अलग लिम्ब्स पे बाउंडेड रहे तो वो कोर टाइप, और एक ही लिम्ब से बाउंडेड रहे तो वो क्या कहलाएगा? सेल टाइप। ठीक है ना, और इस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो भी है आगे समझिएगा। इसके बाद आता है कंसेप्ट किसका? वर्किंग का आता है। इसका आता है वर्किंग का, काम कैसे करता है। जैसा कि शुरू में बता दिया गया है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में जैसे ही मैंने शब्द बोला था म्यूचुअल इंडक्शन, सबके दिमाग में वो सोलेनॉइड घूमने लगे होंगे कि एक में करंट देंगे, करंट चेंज होगा, सराउंडिंग का फील्ड चेंज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा पड़ोसी कॉइल का, और पड़ोसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? आया ना आपके दिमाग में? मैंने जैसे ही वर्ड बोला म्यूचुअल इंडक्शन, सबकी आंखें घूमने लगी और वही चीज दिमाग में आने लगी कि हमारे पास दो ठो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं। एक सोलेनॉइड में हम करंट दे रहे हैं और वेरिएबल करंट दे रहे हैं। अगर करंट वेरिएबल है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। तो सराउंडिंग में जितनी भी मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे, वो मैग्नेटिक मटेरियल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और जब वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे तो उन मटेरियल से लिंक्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। और वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है, और फलस्वरूप है ना उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाएगा। और वही तो चाहिए है हमको। अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहां कम टर्न्स दिए हैं, यहां ज्यादा टर्न दिए हैं। यहां मैंने ज्यादा दिए हैं ये छोटे छोटे वाले, बड़े बड़े वाले कम दिए हैं। सारा गेम इन टर्न्स का ही है, सारा गेम इन टर्न्स का ही है। ठीक है, whenever no load is connected, whenever no load is connected, समझिएगा, हम अभी इसको लॉस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। मान लीजिए पहले वाले में हम ईएमएफ इंड्यूस कराए, पहले वाले में, तो कितना होगा? -N1 dI1 बाई क्या? dt। ऐसी कुछ है क्या कि d5 बाई dt, d5 बाई dt। ठीक है, समझिएगा। दूसरे वाले में जो इंड्यूस हुआ तो वो क्या होगा बताइए? N2 d5 बाई dt। समझिएगा, अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो E1 अपॉन E2 कितना आएगा मालूम है आपको? N1 अपॉन N2। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर पहले में ईएमएफ इंड्यूस होता है तो E1 इक्वल टू -N1 d5 बाई dt, अगर दूसरे में इंड्यूस होता है तो E2 इक्वल टू -N2 d5 बाई dt, और जब डिवाइड करेंगे तो E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो किसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा? बताइए, किसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा? बोलिएगा, किसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा? इफ N1 is greater than N2, then E1 is greater than क्या? E2।
इसी रेशियो को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो या रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, या फिर टर्न्स रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्न्स रेशियो, टर्न्स का रेशियो, इसको टर्न्स रेशियो बोलते हैं या फिर रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्योंकि सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसमें ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है ना, उसमें ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। एक बात क्लियर हो गई है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन करता हूं। नोट कर लीजिए प्लीज, जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। मैं बात कर रहा था वर्किंग की, है ना। वर्किंग कैसे होती है समझिएगा। वर्किंग आखिर ट्रांसफॉर्मेशन करता कैसे, ये देखिए। ये अभी मल्टीपल ऑप्शन है, मैंने इधर पे कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है, इधर पे भी नहीं करी। ये टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स है। पहले अपन यहां कोर टाइप में बात करते हैं, कहीं भी कर लें, दो में से एक ही चीज है। मैंने इस पे लगा दिया क्या? अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है। इसको मैंने करंट दिया, मैं अल्टरनेटिंग सोर्स से इस पे अल्टरनेटिंग करंट दे रहा हूं। मैं किस टाइप का करंट दे रहा हूं? स्टडी करंट की वेरिएबल करंट? जल्दी बताइए प्लीज स्पीड से। अगर मैं इसको अल्टरनेटिंग सोर्स से करंट दे रहा हूं तो मैं क्या दे रहा हूं? वेरिएबल करंट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मैं? वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट अपनी सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल करंट अपनी सराउंडिंग में क्या सेट करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो कॉइल है, ये वाला जो कॉइल है अपनी सराउंडिंग में, ये वाला कॉइल क्या करेगा? ये वाला कॉइल क्या करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। मतलब इससे वेरिएबल इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी। मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? वेरिएबल होगा। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? वेरिएबल। मतलब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कम नंबर ऑफ टर्न्स का सोर्स है और इसमें क्या है? कम नंबर ऑफ टर्न्स का सोर्स है तो कम करंट कैरी करेगा, लेकिन यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। वोल्टेज क्या हो गया? मैग्नीफाई हो गया कि नहीं हो गया? इंक्रीज हो गया वोल्टेज। कम अल्टरनेटिंग की सप्लाई से ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उसी इंड्यूस करंट को बाहर हमने ये कूलर लगा दिया। क्या लगा दिया? कूलर। आप लोग को गर्मी न लगे इसलिए मैंने ये कूलर लगा दिया। लो बढ़िया शानदार कूलर से पानी भरा है, देखो ये कटियां लगी है बढ़िया। लो कूलर लगा दिया और उसी करंट से मैंने क्या करने लगा? कूलर चलाने लगा। आया समझ में? ये है ट्रांसफार्मर। समझ में आया कि नहीं है? कम नंबर ऑफ टर्न्स थे, कम सप्लाई दी आपने, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स में ईएमएफ इंड्यूस कराया, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा और ज्यादा इंड्यूस करंट फ्लो होगा। आपने वोल्टेज को इंक्रीज कर लिया कोई डिवाइस की हेल्प से, इसी को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको। वर्किंग क्लियर हो गई। whenever we connect the one coil of the circuit having less number of turns as compared to the secondary coil, then the whenever the alternating current flowing through it produces the variable magnetic field around it, that magnetic field will experienced by the secondary coil, and due to which the magnetic flux linked to the secondary coil will change, and due to the change in the magnetic field EMF will induced, है ना, of large amount and induced current flowing through the circuit that can be used by the load, bulb, appliance, कुछ भी करके। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? क्या बोलेंगे अपन इसको? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैंने इसमें स्टेप अप बता दिया, मैं इसमें आपको स्टेप डाउन बता दे रहा हूं। फर्क कुछ नहीं पड़ता, दोनों ले सकते हैं। स्टेप डाउन बताना है मुझे। छोटे छोटे जो टर्न्स हैं, अच्छा इसको कलर चेंज कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो छोटे छोटे बड़े बड़े में दिक्कत है, समझो। ये मैंने सबसे पहले सेल बनाया, ठीक है, ये मैं सेल बना रहा हूं, बीच में ये इस पे तार लपेटी गई है ना, समझना। इस पे सबसे पहले ये तार ऐसी लपेटी है, ये हो गया, और बाद में ब्लैक कलर से लपेटी है, वो
आपको साफ दिख रहा होगा, ब्लैक वाले टर्न्स कम हैं और ब्लू वाले टर्न्स ज्यादा हैं। महसूस कीजिएगा, ब्लू वाले टर्न्स ज्यादा हैं और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, अल्टरनेटिंग सप्लाई से। ये लो भाई, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग सप्लाई से। अब आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाले वायर को, कॉपर वायर को मैंने क्या कर दिया, अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दी। अल्टरनेटिंग सप्लाई की वजह से इसके थ्रू वेरिएबल करंट फ्लो होने लगा। अगर वेरिएबल करंट फ्लो होगा तो उसकी सराउंडिंग में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो दूसरी कॉइल है ब्लैक बाउंड, जो ब्लैक टाइप की दिखा रहा हूं मैं, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। एंड ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स there will be an EMF induced in the coil and induced current flowing through it। लेकिन वो जो इंड्यूस होना है EMF, वो नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से कम अमाउंट का इंड्यूस होगा। कम अमाउंट का इंड्यूस होगा मतलब कम इंड्यूस करंट फ्लो होगा, और इससे अपन क्या चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। लो मैंने कनेक्शन कर दिया और ये लो बल्ब जलने लगा। लो ये बल्ब जल रहा है, अच्छा वाला 100 वाट का बल्ब जल रहा है, ठीक है। कम EMF इंड्यूस हुआ, कम इंड्यूस करंट आया और हमने बल्ब जला लिया, बल्ब को देखा, मजा आ गई, बहुत बढ़िया। ये कौन सा वाला ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कनेक्शन तो ज्यादा का दे रहे हैं लेकिन सिर्फ बल्ब ही बस जला पा रहे हैं, और यहाँ पे पूरा कूलर चल रहा है। समझो बात को, ये भी ट्रांसफार्मर, वो भी ट्रांसफार्मर। इसमें भी वो सारी चीजें हो सकती हैं, उसमें भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए अलग अलग कॉइल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो एग्जांपल के तौर पे बता दिया है ना। इसमें भी स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों पॉसिबल है, इसमें भी स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों पॉसिबल है। जब कम नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल को प्राइमरी और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाली को सेकेंडरी मानते हैं तो उसको स्टेप अप बोलते हैं, और जब ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स वाली कॉइल को प्राइमरी और कम नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल को सेकेंडरी मानते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो डिवाइस जो वोल्टेज को डिक्रीज करती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करती है, दैट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करती है वो क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आया, ये था भैया कहानी ट्रांसफार्मर की। यूज पूछता, यूज तो दुनिया भर के यूज है ट्रांसफार्मर के, रेडियो में, टीवी में, घरों में, लाइट में। पढ़ लेना ट्रांसफार्मर, किताब उठाना, सारे यूजेस याद कर लेना। यूजेस के लिए बहुत बहुत सारे यूजेस हैं, बुक में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आती बात एनर्जी लॉसेस की, है ना। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टाइप की एनर्जी लॉस होती है, समझ आ गई अच्छे से, बेटा इसको क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, प्लीज करो नोट भाई, स्पीड से कर लिया। चलो देखो, किसने नहीं करा, कोई बोल नहीं रहा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप तक, HD क्वालिटी में आ रही क्या। चलिए बहुत बढ़िया, समझिएगा बात को। एनर्जी लॉसेस, किस किस टाइप के एनर्जी लॉस होने की गुंजाइश है, कोई कितना भी कहे। सबसे पहले तो क्या, कॉपर लॉस। दुनिया जानती है उससे इतना करंट फ्लो कराओ कि थोड़ी देर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी और हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा लॉस, फ्लक्स लीकेज। आपने अच्छे खासे तरीके से अगर उसको लैमिनेट नहीं करा है ना, अगर शानदार तरीके से लैमिनेटेड नहीं है तो फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, फ्लक्स लीकेज, ठीक है ना। और क्या है, फ्लक्स लीकेज हो गया, या ऐसा बोलने की मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो इस टाइप का है कि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, उस पर्टिकुलर, जैसे ऐसे बना देते ना तो फील्ड लाइंस अब अंदर के अंदर रहती हैं, लेकिन अगर सोर्स ऐसे फ्लैट है तो फील्ड लाइंस बाहर की बाहर जाती हैं। एब्रेशन जिसमें ज्यादा होता है तो फ्लक्स लीकेज बोल दिया, ठीक है ना। एक होता है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस जानते हैं आप, हमिंग जानते हो, हमिंग बताओ। हमिंग मतलब साउंड, साउंड, हमिंग मतलब एक साउंड टाइप की चीज है। जैसे होता क्या है, जब अपन ट्रांसफार्मर में काम करते हैं या करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट जब फ्लो होता है तो लेंथ वाइज उसमें मैग्नेटो स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, जिससे कि मटेरियल एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ी देर के लिए, थोड़े अमाउंट में, जिसको शायद आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते।
वो जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। उस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है। साउंड भी एनर्जी है, अगर साउंड एनर्जी निकली है तो कहां से आई होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो थोड़ा सा लॉस, हमिंग लॉस होता है, दूसरा फ्लक्स लीकेज होता है, तीसरा क्या होता है? कॉपर लॉस होता है। और एक दो लॉस होते हैं, एडी करंट वाला, हिस्टैरिसीस लॉस। कौन सा लॉस? हिस्टैरिसीस लॉस। अब हिस्टैरिसीस लॉस को देखो ऐसा है कि अब हमारी मर्जी यार, हमें कौन सा ट्रांसफार्मर बनाना है। तो अगर आप सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, अच्छा वाला सॉफ्ट आयरन, तब तो आपको हिस्टैरिसीस लॉस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छा सॉफ्ट आयरन यूज नहीं करते हैं, कोई दूसरा मटेरियल यूज करते हैं कोर के लिए या सेल के लिए, तो वहां पे जरूर हिस्टैरिसीस लॉस देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो हिस्टैरिसीस लॉस, हमिंग लॉस, फ्लक्स लीकेज, कॉपर लॉस। और कौन से लॉस होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट। कोई कितना भी कर ले, एडी करंट का फॉर्मेशन जरूर होता है। रिड्यूस कर लेते हो आप, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स, एक ये भी लॉस होता है। तो इस तरीके के एनर्जी लॉसेस होते हैं कहां पे? ट्रांसफार्मर में। ठीक है ना? फ्लक्स लीकेज भी होता है, हमिंग लॉस भी होता है ना? और क्या? फ्लक्स कॉपर लॉस भी होता है, हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स भी होता है। समझ में आ गया? कुछ मुश्किल है? तो इतने टाइप के उसमें लॉसेस होते हैं और बाकी ट्रांसफार्मर के यूजेस हैं, जिसको आप बढ़िया बुक खोल के पढ़ लीजिएगा। आप कोई डाउट है आपको इससे रिलेटेड? जल्दी बताइए, कोई डाउट है? छापो जल्दी, बात को समझिएगा। मैं बताने जा रहा हूं आपको एसी जनरेटर। हालांकि आप इस चीज को बहुत पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने वाला हूं। एसी जनरेटर में सबसे पहले अपन जनरेटर पे फोकस करें। और जनरेटर के लिए सबसे पहली डिवाइस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इक्विपमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इक्विपमेंट। हम इस किस इक्विपमेंट से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे? पहला और इंपॉर्टेंट टर्म, चलिए, ये मैंने दो क्या लगा रखे हैं? हॉर्सशू मैग्नेट लगा रखे हैं। आपने देखा ना, ये हॉर्सशू मैग्नेट इसीलिए है ताकि एब्रेशन कम से कम हो, लीकेज कम से कम हो, पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड लगभग अंदर ही रहे। अगर मैं इसको नॉर्थ पोल कहता हूं, इसको साउथ पोल कहता हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? लेफ्ट टू राइट होगी। नेक्स्ट स्पेशल थिंग, हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल होनी चाहिए। क्या बोलेंगे? मूविंग कॉइल, या फिर क्या बोलेंगे? आर्मेचर। ठीक है, मूविंग कॉइल या फिर क्या? आर्मेचर। इस मूविंग कॉइल का थोड़ा सा कंसेप्ट समझें। इधर पे ये इस रिंग से अटैच है, अंदर से जाने दो, इस रिंग से अटैच, और ये बीच में से जाती है, हॉलो रिंग है, ये बीच में से जाती है, यहां नहीं मिलती है और यहां निकलती है। ठीक है, ये एक नई शाफ्ट से अटैच है। ठीक, समझिएगा। इसको बोलूंगा S1, इसको बोलूंगा S2, और इनसे निकल के मैंने ना एक क्या लगा रखा है? बल्ब लगा रखा है। समझिए, बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से। होता क्या है, ये मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया है PQRS। पहली चीज तो मैग्नेटिक इक्विपमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इक्विपमेंट, दूसरा मूविंग कॉइल, तीसरा स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, ठीक है, स्लिप रिंग्स। चौथी चीज स्लिप रिंग्स, समझ रहे हैं बात को? स्लिप रिंग्स। चौथी चीज ब्रशेस। और पांचवी चीज आपका क्या? लोड या कुछ भी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर सकता है। समझिएगा, हम बना रहे हैं एसी जनरेटर।
एसी जनरेटर का मतलब क्या हुआ? जनरेटर हर वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यूं कहें कि जनरेटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और हम सब जानते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस या लॉस नहीं होती, क्रिएट या लॉस नहीं होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो ऑब्वियसली जनरेटर को मूव कराने के लिए कोई ना कोई एनर्जी हमने ली होगी, और हर एनर्जी कंसेप्ट में मैकेनिकल एनर्जी ही आती है। ठीक है ना? तो समझिएगा, ये वो डिवाइस है दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, या दैट कैन ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी इनटू द क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो व्हाट इज द जनरेटर? इट इज द डिवाइस which produce alternating current या which converts the mechanical energy into the electrical energy। किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और हमको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलता है वो कैसे मिलता है? अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। मतलब ये वो जनरेटर है जो वेरिएबल करंट प्रोड्यूस करता है। कौन जनरेटर है? ये वो जनरेटर है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, जो वेरिएबल करंट प्रोड्यूस करता है। समझिएगा, तो हमने क्या जाना? हम पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर। इट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम आउटपुट कैसे मिलता है हमको? अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में, वेरिएबल करंट के फॉर्म में, साइनोसॉइडल पीरियोडिक करंट के फॉर्म में। इस सिस्टम को बनाने के लिए, इस जनरेटर को बनाने के लिए हम किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को। इसको फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। डिवाइस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? डिवाइस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड इक्विपमेंट, मतलब एक ऐसा सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उसके लिए हम यूज करते हैं ये दो हैवी हॉर्सशू मैग्नेट। उसके बाद कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे जिसमें करंट इंड्यूस होने के चांसेस हैं? दैट इज द क्या, मूविंग कॉइल। उसको हम बोल सकते हैं आर्मेचर। क्या बोलेंगे? आर्मेचर। ये सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन कोर, जिस पे अपन क्या कर सकते हैं? करंट इंड्यूस कर सकते हैं। वायर बाउंड है, इस पे कॉपर वायर बाउंड है, ठीक है ना, जिसमें हम करंट इंड्यूस कर रहे हैं। इसके जो टर्मिनल्स हैं, या यूं कहें कि कॉइल के जो एंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल या वायर के जो एंड्स हैं और जो कॉइल के एंड्स हैं वो लगभग एक ही चीज है, एक ही बात है, बस उसको सब बोले, ठीक है ना। तो ये जो इसके एंड्स हैं ये दो अलग अलग स्लिप रिंग से अटैच होते हैं। ये स्लिप रिंग्स क्या है? स्लिप रिंग्स ये हॉलो कह देना चाहिए रिंग्स हैं जो कि इसके साथ, उस साफ्ट के साथ, कौन सा साफ्ट? जो कि इसको मूव कराएगा, इस कॉइल को जो रोटेट कराएगा, उस साफ्ट के साथ बहुत ही स्ट्रांगली फिक्स रहती हैं। और जैसे कॉइल मूव करता है उसके साथ साथ ये स्लिप रिंग्स भी मूव करती हैं। ये कभी भी अपने एंड को नहीं छोड़ती हैं। जैसे S1 अगर RS से अटैच है तो जीवन भर S1 RS से ही अटैच रहेगा। अगर S2 PQ से अटैच है तो S2 हमेशा PQ से ही अटैच रहेगा। उसके बाद आते हैं ब्रशेस। ब्रशेस ये ग्रेफाइट सिस्टम है ना, या कह देना चाहिए ग्रेफाइट मटेरियल की ये ब्रशेस हैं जो कि सर्किट और रिंग्स के बीच में अटैच रहते हैं, जिससे रिंग्स अपना क्या कर देता है? चार्ज उस पे छोड़ता है। किस पे? इस वायर पे छोड़ता है। ये ब्रशेस की हेल्प से अपन क्या है? करंट को इस सर्किट में लेते हैं, ठीक है ना। आगे समझिए। फिर लोड, मतलब हम देखते हैं करंट आया कि नहीं आया, उसके लिए हम कुछ ना कुछ जला के रखते हैं। कोई पंखा लगा लिया या अपने बल्ब जला लिया, कुछ भी कर लिया, उस पर लगा दिया ताकि हम एक्सपीरियंस कर सकें कि वाकई में करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन के बाद आती है कहानी वर्किंग की। समझिएगा ध्यान से, बात करते हैं अपन किसकी? वर्किंग की बात करते हैं। क्या कंसेप्ट भाई वर्किंग का? सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे ही देखो इनिशियल स्टेज पे इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है, ये जो कॉइल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। ये कॉइल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। किस मैग्नेटिक फील्ड में है? बी मैग्नेटिक फील्ड में है। कॉइल का एरिया क्या है? ए है। मतलब डेफिनेटली कॉइल का अपना एक फ्लक्स है। और कितना फ्लक्स है? बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा।
कितना फ्लक्स है, NBA cos थीटा फ्लक्स है। फ्लक्स लिंक्ड टू द आर्मेचर कॉइल। बात समझना, आर्मेचर का एरिया हमने ए कंसीडर किया तो क्या मिलेगा हमको, NBA cos थीटा। बात समझिएगा, NBA cos थीटा, थीटा वो एंगल है जो फील्ड और इसके एरिया के बीच में बन रहा है, ठीक है ना, समझिएगा। इतना फ्लक्स है उसमें। जैसे ही आप कॉइल को मूव कराना स्टार्ट करते हो, जैसे ही कॉइल को मूव कराना स्टार्ट करते हो, मूवमेंट के साथ ही आपके दिमाग में इंडक्शन सेट हो जाता है, फैराडे का इंडक्शन। क्योंकि अभी तक इसमें सिर्फ फ्लक्स था, अब मूवमेंट के साथ इसमें वेरिएबल फ्लक्स आएगा, क्योंकि थीटा वेरी करेगा। यहां पे क्या वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा। फील्ड चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, कॉइल के रोटेशन से सिर्फ क्या चेंज होगा, थीटा। अभी ये कॉइल है, ये फील्ड है, तो ये कॉइल का एरिया यही हो गया, ये कॉइल का एरिया हो गया, ये कॉइल है, ये कॉइल का एरिया है, और ये क्या है, फील्ड है। ये क्या है, फील्ड, ऐसे समझ लो, ये फील्ड है। तो फील्ड और एरिया के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। आप कॉइल घुमाएंगे, फील्ड तो वही है, कॉइल घुमाएंगे, एंगल क्या होगा, वेरी करेगा। कॉइल अगर आप घुमाओगे तो एंगल क्या करेगा, वेरी करेगा। एंगल क्या करेगा, वेरी करेगा। ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ एंगल पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट फ्लो होगा। लेकिन वो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में कहां फ्लो होगा, उसके लिए क्या काम आएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फटाक से फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे आप फिक्स हो जाइए, ठीक है ना। S1 अटैच है RS से और PQ अटैच है S2 से। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले की बात करते हैं, ये कॉइल रखी है, मैंने कॉइल को मूव कराया, करंट फील्ड फोर्स, फील्ड, ठीक है ना, और ये फोर्स बाहर की तरफ, इस पे फोर्स कहां, बाहर की तरफ, इस पे करंट कहां इंड्यूस होगा, PQ में, इसमें कहां होगा, RS में। करंट आया, इसमें से करंट आ रहा है, इसमें से जा रहा है, इसमें आ रहा है, इससे जा रहा है, ये पॉजिटिव और ये क्या, नेगेटिव। थोड़ी देर के लिए कॉइल घूम गई, क्योंकि शाफ्ट इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहा है, शाफ्ट इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करा रहा है। मूव कराया, अब RS आ गया इधर पे, थोड़ी देर के लिए बगल में लिख देता हूं मैं, अब RS आ गया इधर पे, समझना। RS किससे अटैच है, RS अटैच है S1 से, समझना। RS इधर पे आ गया। अब जब RS इधर पे आएगा तो महसूस कीजिएगा आप, क्या देखने को मिलेगा आपको, RS। अब देखिएगा आप, करंट फील्ड फोर्स, फील्ड यहीं पे है, इस पे भी फोर्स कहां लेगा, ऐसे। भाई बार बार ऐसी कॉइल घूमेगी ना, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये यहां वाला ऊपर, यहां वाला नीचे, यहां वाला ऊपर, यहां वाला नीचे। पहले PQ कहां जा रहा था, ऊपर जा रहा था। PQ जब ऊपर गया, PQ ऊपर गया तो करंट कहां आया, P से Q, करंट कहां आया, P से Q RS, और ऐसे करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब इस बार यहाँ पे कौन है, RS है, घूम के RS आ गई है इधर पे, एक आधे चक्कर के बाद RS इधर पे आ गई है, ठीक है ना। RS किससे अटैच है, S1 से अटैच है। बात को समझना। फिर वही चीज, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, फील्ड इस तरफ है, तो करंट कहां, S2R, करंट कहां, S से R की तरफ, S से R की तरफ, और R से S से R की तरफ, R से Q की तरफ, और Q से P की तरफ, ठीक है ना। मतलब कि S से R की तरफ, मतलब S से R की तरफ, मतलब S1 से करंट क्या होगा, निकलेगा। S1 किससे अटैच है, SR से, S से R की तरफ, R से Q की तरफ, Q से P की तरफ, क्योंकि Q P ऐसे पहुंच जाएंगे, समझ रहे बात। आधे साइकिल के बाद यहां पे आ जाएगा RS, ये जो RS इस तरफ है वो यहां आ जाएगा, और PQ कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। लेकिन जब करंट, भाई मोशन तो बार बार ऐसा ही है, राइट हैंड रूल लगाएंगे, करंट इस तरफ जाएगा, S से R, R से Q, Q से P, मतलब कि QP के थ्रू अंदर आएगा। QP किससे अटैच है, S2 से, S2 में अंदर आएगा और S1 से बाहर निकलेगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हर हाफ साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हर बार करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। तो जब किसी सर्किट में ऐसा करंट फ्लो हो रहा हो
जो हर हाफ साइकिल के बाद अपने क्या है नेचर को रिवर्स कर देता हो, डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हो, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और फाइनली इस कॉइल के थ्रू क्या प्रोड्यूस हुआ? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ। इसलिए इस डिवाइस का नाम क्या रखते हैं? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आ गया सबको समझ में? वापस से एक बार और देख लीजिए अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लग रही हो। राइट हैंड रूल, पहले पी क्यू आर एस को दिमाग में रखो, बाहर वालों को भूलो। पी क्यू आर एस, पी क्यू अटैच है किससे? S2 से। आर एस अटैच है किससे? S1 से। समझना, ये जब देखो ये करंट होता है, ये फील्ड होता है, ये फोर्स होता है। फोर्स मतलब मोशन। अगर कॉइल को आप ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते मतलब ये ऊपर आएगी, ये नीचे जाएगी, फिर ये यहां पहुंच जाएगी, ये यहां पहुंच जाएगी, फिर ये ऊपर आएगी, ये नीचे जाएगी, तो ये यहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। ये बार बार चेंज होता रहेगा, बार बार। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस मोबाइल में समझ में नहीं आएगा, कैसे आएगा? हाँ, इस बुक को देख लीजिए आप, इस बुक को देख लीजिए। कौन सा बुक ले लें यार? छोटा सा बुक, इसमें से आपको क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी ले लेते हैं ना, समझो। जैसे मान लीजिए ये बुक है आपके पास, ये बुक है। अभी देखो ये रेड वाला इस तरफ है, लो अब रेड वाला इस तरफ आ गया, ठीक है ना? रेड वाला अभी इस तरफ है, अब रेड वाला कहाँ चला गया? इस तरफ चला गया। फिर नेक्स्ट आप में फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। देखो अभी रेड वाला कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो रेड वाले में करंट कहाँ आएगा? यहाँ सेट करो ना, देखो ना रेड वाला कहाँ आ रहा है? थंब की डायरेक्शन में। देखो ना रेड वाला कहाँ आ रहा है? थंब की डायरेक्शन में। तो रेड वाले में करंट कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। अब ये ऐसे आ गया, अब रेड वाला कहाँ जा रहा है? अब रेड वाला कहाँ जा रहा है बताओ? अंदर की तरफ। अब रेड वाला कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की तरफ। उसी रेड वाले में जहां करंट ऊपर की तरफ था, उसी करंट रेड वाले में अब करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। जब एक ही कॉइल और एक वायर एक ही रिंग से अटैच है, आर एस हमेशा S1 से और PQ हमेशा S2 से, ठीक है ना? यही तो खास बात है। यहाँ पे जो एंड है एक ही रिंग से कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, समझिएगा बात को। तो जब यही रेड जब ऊपर जा रहा था, तो बाय द फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, इसमें क्या आया? करंट ऊपर की तरफ आएगा। अब ये घूम के यहां पहुंच गया, अब इसको ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे घूमेगा तो मोशन कहां हो रही है? अंदर की तरफ मोशन हो रही है, तो करंट कहां आएगा? डाउनवर्ड। उसी कॉइल में एक बार करंट ऊपर की तरफ, एक बार करंट नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। सेम कॉइल में करंट, सेम एंड में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ टर्मिनल्स पे भी नेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब फाइनली ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा है जो हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। मतलब ये कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। तो इस टाइप के जनरेटर को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलेंगे। मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए जैसे फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है NBA cos थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी। तो EMF क्या होगा? माइनस d∅dt। तो माइनस NBA, ये कांस्टेंट है, d/dt ऑफ cos ओमेगा टी, ठीक है? और cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी। तो NBA और ओमेगा टी को सॉल्व करोगे तो ओमेगा मिलेगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या आ गया आपका? EMF आ गया, EMF इंड्यूस्ड। अब EMF अपॉन R कर देंगे अपन, तो क्या मिल जाएगा अपन को? करंट। तो करंट इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब हमने कौन सा करंट प्रोड्यूस किया है? अल्टरनेटिंग करंट। तो I किसके जैसा दिखेगा? I नॉट साइन ओमेगा टी बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन कितना? R। तो I नॉट की वैल्यू क्या होगी? देन I नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? NBA ओमेगा अपॉन R। I नॉट की वैल्यू क्या होगी? NBA ओमेगा अपॉन R। आखिरकार ये जो जनरेटर है ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, और उस अल्टरनेटिंग करंट में I नॉट की वैल्यू क्या होगी? NBA ओमेगा अपॉन R होगी। क्या होगी? NBA ओमेगा अपॉन R। तो समझ में आ गया आपको एसी जनरेटर कैसे काम करता है? एसी जनरेटर की वर्किंग क्लियर हो गई। एसी जनरेटर के यूजेस अब देख लीजिएगा, जैसा भी काम है ना? और मैक्सिमम करंट कितना प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेटिंग करंट? NBA ओमेगा अपॉन क्या? R। समझ में आ गया? कोई मुश्किल है? अगर ये सप्लाई अगर अपन किसी R रेजिस्टेंस वाले अप्लायंस को देते हैं तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा? मैक्सिमम NBA ओमेगा अपॉन R। कोई प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से? समझ में आ गया सबको? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
अब आप बाकी बुक वगैरह रीड करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। छापिए प्लीज।